प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में भारत की भूमिका के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन है कि भारत संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र निधि का प्रमुख अंशदाता है। ये आपका सही कथन है कि भारत जो है ये संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र निधि का प्रमुख जो है अंशदाता है। दूसरा कथन है कि 1945 के सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विजय लक्ष्मी पंडित ने किया था। ये सही नहीं है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1945 के सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रामास्वामी मुदलियार ने किया था और उन्होंने ही इस पर हस्ताक्षर भी किए थे। तो रामास्वामी मुदलियार, न कि विजय लक्ष्मी पंडित। तीसरा कथन है कि वर्ष 2001 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक सम्मेलन के व्यापक प्रारूप का मार्ग प्रशस्त किया था। तो ये वर्ष सही नहीं है दोस्तों। 1986 यानी 1986 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक सम्मेलन के व्यापक प्रारूप का मार्ग प्रशस्त किया था, लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत नहीं हुआ था। तो ऑप्शन सी भी आपका सही नहीं है। और ऑप्शन डी है, भारत में अन्य देशों के साथ चरणबद्ध तरीके से परमाणु हथियारों को समाप्त करने की कार्य योजना 1996 से 2020 प्रस्तुत की। तो ये सही है। तो इसमें दोस्तों ए और डी कथन आपके सही हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ध्रुवीय स्थिति जिसका उल्लेख जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर ने शक्ति के संतुलन के रूप में किया, जो हिमायती है किसका? सुरक्षा का, सहयोग का, शांति का या स्वतंत्रता का? तो सही उत्तर है जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर ने जो एक ध्रुवीय स्थिति का उल्लेख किया है, इसका उल्लेख उन्होंने शक्ति के संतुलन के रूप में किया, जो कि स्वतंत्रता का हिमायती है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, शांति के लिए एकता प्रस्ताव या शांति प्रस्ताव के लिए एक होना जो रिजोल्यूशन था ये 1950 में प्रस्तुत किया गया था। स्वेज संकट 1956 की घटना है। इराकी हथियार संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव ये दोस्तों 2002 और कोसोवो में यूएन मिशन ये 1999 में हुआ था। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा इस आधार पर 4, 3, 2 और 1। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन शक्ति संतुलन या बैलेंस ऑफ पावर की तकनीक नहीं है? हथियारों का जमा करना, राज्य क्षेत्र का अधिग्रहण, अनुनय की विधियां या बफर राज्यों का निर्माण? तो सही उत्तर है अनुनय की विधियां। दोस्तों, अनुनय विनय की जो विधियां हैं ये बैलेंस ऑफ पावर की तकनीक नहीं है। दोस्तों, अनुनय की विधियों को शक्ति संतुलन की तकनीकी नहीं माना जाता है, जबकि हथियार जमा करना, राज्य क्षेत्र का अधिग्रहण करना और बफर राज्यों का निर्माण करना ये शक्ति संतुलन की तकनीक के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शक्ति संतुलन की मुख्य धारणा नहीं है? देखिए, यहाँ पे जो शक्ति संतुलन की धारणा में कौन सी शामिल नहीं है दोस्तों, यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य प्रमुख राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्प हैं, सही है। प्रमुख राष्ट्रीय हितों को खतरा पैदा हो सकता है, ये भी सही है। राज्यों की सापेक्ष सत्ता स्थितियों का मापन किया जा सकता है, सही है। और राज्य दूसरों के व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिए नैतिक मानदंडों को लागू करते हैं, ये सही नहीं है। क्योंकि दोस्तों, राज्य जो है दूसरों के व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिए नैतिक मानदंडों को लागू नहीं करते हैं। ऑप्शन डी जो है दोस्तों शक्ति संतुलन की धारणा के संबंध में सही नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार और राष्ट्रीय संस्थानों के एक अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान की अवधारणा किस प्रकार का दृष्टिकोण है? परंपरागत, समकालीन, आदर्शवादी या आगमनात्मक? तो सही उत्तर है राज्य सरकार और राष्ट्रीय संस्थानों के अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान की अवधारणा ये परंपरागत दृष्टिकोण है, जबकि वर्तमान में व्यवहारवादी और दोस्तों कार्य और व्यवहार का अध्ययन इन संस्थाओं का किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निर्णय निर्माण प्रक्रिया सिद्धांत का समर्थक नहीं है? देखिए, रिचर्ड स्नाइडर, H.W. ब्रंक, H.J. मार्गेनथाउ या बर्टन स्पेन? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी H.J. मार्गेनथाउ। दोस्तों, हैंस जे मार्गेनथाउ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण के प्रमुख प्रवक्ता और प्रतिपादक हैं और ये निर्णय निर्माण प्रक्रिया सिद्धांत से संबंधित नहीं हैं।
अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि शक्ति का प्रयोग करने वाले और जिसके विरुद्ध शक्ति प्रयुक्त होती है, इन दो तरह के राष्ट्रों के बीच मनोवैज्ञानिक संबंध ही राजनीतिक शक्ति है। तो सही उत्तर ये मार्गेंथाउ का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के गठन के समय न्यासधारिता परिषद की स्थापना क्यों की गई थी? तो सही उत्तर है 7 संसदीय राज्यों द्वारा प्रशासित 11 ट्रस्ट क्षेत्रों अंतर्राष्ट्रीय निगरानी का प्रावधान करने और ये सुनिश्चित करने के लिए कि राज्यों को स्वतंत्र या स्वशासित होने के लिए या तैयार करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं। इसी के लिए संयुक्त राष्ट्र के गठन के समय ट्रस्टीशिप काउंसिल या न्यासधारिता परिषद की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल की उपाधि भारत के वायसराय के रूप में किस वर्ष जानी गई? तो सही उत्तर है दोस्तों 1858 का जो एक्ट था उसके द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय पद नाम दे दिया गया। और दोस्तों 1858 में रानी विक्टोरिया के हाथ में शासन चले जाने के बाद ये बदलाव किया गया था और इस आधार पर लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत के प्रथम वायसराय बने थे। अगला प्रश्न इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से है दोस्तों, किसका कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, इसका तात्कालिक उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना होता है? तो ये सीधे सीधे ये कथन मार्गेंथाउ का है, जो कि रियलिस्टिक थियरी या यथार्थवादी सिद्धांत के प्रतिपादक रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शीत युद्ध का पराभव इतिहास का पराभव था, ये किसका कथन है? तो दोस्तों शीत युद्ध का जो पराभव या शीत युद्ध की समाप्ति इतिहास का पराभव था, ये फ्रांसिस फुकुयामा का कथन है। और आप जानते हैं एंड ऑफ हिस्ट्री या इतिहास के अंत की अवधारणा जो है ये फुकुयामा की देन है। और इन्होंने कहा है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद इतिहास के उन युद्धों का अंत हो गया है जो एक समय से चला आ रहा था। तो इसको इतिहास का पराभव या दूसरे शब्दों में इतिहास के अंत की बात की जाए तो ये फ्रांसिस फुकुयामा का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आधार क्या है? देखिए, शक्ति, सहयोग, नैतिकता और शांति। तो सही उत्तर है शक्ति। दोस्तों यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आधार शक्ति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस के सदस्यता से अपने को अलग किया लेकिन फिर उसमें शामिल हो गया? तो सही उत्तर है इंडोनेशिया। देखिए, इंडोनेशिया की अगर जो बात करें तो दोस्तों इंडोनेशिया ने क्या है कि यूएन के 60वें सदस्य के रूप में 1950 में सदस्यता ली, लेकिन इंडोनेशिया मलेशिया युद्ध 1965 के बाद जब यूएन द्वारा मलेशिया को अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद के रूप में चुना गया तो इसके विरोध में इंडोनेशिया ने संयुक्त राष्ट्र से अपनी सदस्यता वापस ले ली। लेकिन दोस्तों बाद में इंडोनेशिया के सत्ता संभालने पर सुहर्तो के समय में जो है 28 सितंबर 1966 को इंडोनेशिया पुनः यूएन की सदस्यता में शामिल हुआ था। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन शक्ति पोखरण प्रथम और पोखरण द्वितीय कब संपन्न हुआ था? तो सही उत्तर है 1974 और 1998 में। दोस्तों भारत ने अपना जो परमाणु परीक्षण किया था ये 1974 और 1998 में संपन्न किया गया था। प्रथम पोखरण परीक्षण श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में और द्वितीय अटल बिहारी के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीयता के विकास का कारण क्या है? ऑप्शन है तृतीय विश्व युद्ध का भय, आर्थिक संकट का भय, क्षेत्रीयतावाद या राज्यों की संप्रभुता। तो सही उत्तर है तृतीय विश्व युद्ध का भय। दोस्तों वर्तमान विश्व राजनीति आप जानते हैं यथार्थवाद से संचालित होती है और प्रत्येक राष्ट्र इसमें शक्ति के एकत्रीकरण और उसकी वृद्धि में लगा रहता है। और वर्तमान में परमाणु हथियारों की होड़ लगी है जिससे विश्व में एक आशंका है। और दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीयता का विकास हुआ है एक प्रकार से ये सामूहिक सुरक्षा की भावना और तृतीय विश्व युद्ध के भय के कारण हुआ है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में यूएस ने चीन को मान्यता दी थी? तो अमेरिका ने 1979 में। दोस्तों जनवरी 1979 में अमेरिका ने चीन को मान्यता दी थी और संयुक्त राष्ट्र संघ में ताइवान के स्थान पर 1971 में चीन को सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता मिली थी। अगला प्रश्न आसान सा है,
व्यवहारवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? जे.बी. वाटसन, हर्बर्ट टिंगस्टन, रॉबर्ट डहल या डेविड स्टन? तो सही उत्तर है जे.बी. वाटसन। दोस्तों, जे.बी. वाटसन एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बिहेवियरलिज्म शब्द की सबसे पहले जो है प्रयोग किया और 1924 में उनकी पुस्तक या कृति है बिहेवियरिज्म। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1984 में यूनेस्को से हटने के बाद अमेरिका किस वर्ष में यूनेस्को की पुनः सदस्यता ग्रहण की थी? तो दोस्तों, यूनेस्को से 1984 से हटने के बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश के नेतृत्व में जनवरी 2003 में अमेरिका ने पुनः जो है इसकी सदस्यता ग्रहण की थी और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देतांत। देतांत जो है, देतांत या डिटेंट शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो याद रखिएगा, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। और दोस्तों, डिटेंट का अर्थ होता है तनाव शिथिल या तनाव के मध्य जो है तनाव शिथिलीकरण, और इस शब्द का प्रयोग अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य तनाव को कम करने से लिया जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए, ये है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में वर्णित है कि जो है राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करने, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयास करेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, साल्ट 1, दोस्तों साल्ट 1 जो है, साल्ट 2 संधि जो है ये 1979, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी। तो साल्ट 2 1979 में हस्ताक्षरित हुई थी। पीटीबीटी यानी पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी ये 1963 में। शांति के लिए एकता प्रस्ताव, दोस्तों शांति के लिए एकता प्रस्ताव जो है वो कोरिया युद्ध 1950 से 1953 में जो चला था उसमें जो है उसी के समय 1953 में आया, और आईएनएफ संधि जो है 1987 में आई थी। तो आईएनएफ संधि भी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 2, 3, 4 और 1 इसमें संधियां और उनके वर्ष हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में सूचना के अधिकार को प्रारंभ करने वाला सबसे पहला देश कौन था? नॉर्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन या फिनलैंड? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्वीडन। देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। स्वीडन दोस्तों सूचना के अधिकार या राइट टू इंफॉर्मेशन को प्रयोग करने वाला पहला देश था, और सबसे पहले स्वीडन ने 1766 में इसको लागू किया था। तो ये बहुत ही पुराना है, 1766 में सूचना के अधिकार को स्वीडन ने सबसे पहले प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में क्लासिकी यथार्थवाद की परंपरा की शुरुआत किसने की थी? निकोली मैकियावेली, थ्यूसिडाइड्स, हैंस मार्गेनथाउ या केनेथ बार्ड्स? तो सही उत्तर है थ्यूसिडाइड्स। दोस्तों थ्यूसिडाइड्स क्लासिकी यथार्थवाद की परंपरा के प्रतिपादक माने जाते हैं और ये यूनानी इतिहासकार थे। इनकी पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ द फिनोमिनज्म वार। इसमें इन्होंने राजनीतिक यथार्थवाद का वर्णन किया है। उसके बाद निकोलो मैकियावेली, फिर हैंस मार्गेनथाउ का नाम आता है। तो सही उत्तर है क्लासिकी यथार्थवाद की परंपरा की शुरुआत जो है वो थ्यूसिडाइड्स के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्लाइंग बीस शब्दबंध किस संस्था से जुड़ा हुआ है? तो सही उत्तर है फ्लाइंग बीस जो है ये आसियान से जुड़ा हुआ है। आसियान दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्रों का संगठन है और 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। तो दोस्तों ये फ्लाइंग बीस शब्दबंध आसियान से जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं, आसियान से भारत किस राजमार्ग को वियतनाम तक विस्तार करने का बातचीत कर रहा है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए आसियान से जो है किस राजमार्ग को वियतनाम तक विस्तार करने की बात कर रहा है भारत? तो दोस्तों आसियान से भारत म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग को वियतनाम से जोड़ने की बातचीत कर रहा है और 1360 किलोमीटर लंबा ये राजमार्ग भारत के मोरे को थाईलैंड के मायसोट से जोड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन दो कथन चीन की नीति हथेली और 5 अंगुलियों के सिद्धांत के बारे में सही है? दोस्तों चीन के बारे में आप जानते हैं कि उसकी नीति हमेशा विस्तारवादी रही है
तो इसमें कौन कौन शामिल हैं? देखिए, इसमें जो 5 अंगुलियों की नीति है, हथेली और 5 अंगुलियों के सिद्धांत के तहत हथेली इसका तिब्बत है, तो हथेली तिब्बत है। इसके अलावा उसकी 5 अंगुलियां भूटान, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख हैं। भूटान, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जो है लद्दाख इसमें शामिल हैं, जिनकी मांग वो समय समय पर दोहराता है। तो सही उत्तर ए और बी जो दोस्तों चीन की नीति, हथेली और 5 अंगुलियों में ए और बी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में से किसका उल्लेख रूजवेल्ट ने नहीं किया था? वाक स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, भय से स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता। तो सही उत्तर है अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने वाक स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता और भय से मुक्ति की स्वतंत्रता की बात की थी, लेकिन शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता को वो नहीं स्वीकार करते हैं। और यूनाइटेड नेशंस शब्द का प्रयोग सबसे पहले दोस्तों रूजवेल्ट ने ही किया था। अगला प्रश्न है, किसने ये तर्क दिया है कि वस्तुपरक यथार्थ से हटकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमारे निर्माण का विश्व है? ऑप्शन है यथार्थवादी, स्त्रीवादी, आदर्शवादी या निर्माणवादी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, निर्माणवादी। निर्माणवादी विचारकों ने ये तर्क दिया है कि वस्तुपरक यथार्थ से हटकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमारे निर्माण का विश्व है, और अलेक्जेंडर बेंड, केनेथ वार्ड, पीटर कर्नस्टीन आदि इसके प्रमुख विचारक हैं। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए दोस्तों, जेनेवा प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ये रासायनिक शस्त्रों के निषेध से संबंधित है जेनेवा प्रोटोकॉल। इसके अलावा START, स्टार्ट टू, इसका संबंध जो है वाहनों का जो है दोस्तों स्वतंत्र और पुनः प्रवेश निषेध करना है। INF संधि जो है ये अमेरिका और संयुक्त राज्य सोवियत संघ और अमेरिका के बीच 2 वर्गों के भू आधारित मिसाइलों का निषेध है। और स्टार्ट 1 ये सामरिक शस्त्रों के कटौती से संबंधित है। तो सही उत्तर आपका देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, 2, 1, 4 और 3। अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि किसी सिद्धांत पर विचार किसी ऐसे पूर्व चिंतित दुर्बोध सिद्धांत अथवा अवधारणा के आधार पर नहीं करना चाहिए जिसका वास्तविकता से कोई संबंध न हो? इसका उद्देश्य किसी सामूहिक दृश्य घटना में व्यवस्था कायम करना और उसे अर्थ प्रदान करना है। ऑप्शन है केनेथ वाल्ड, E.H. कार, स्टीफन क्रसनर और हेंस जे मार्गेनथाउ। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी दृष्टिकोण के प्रमुख अमेरिकी विद्वान हेंस जे मार्गेनथाउ का ये कथन है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 1950 के दशक में विकास प्रशासन क्यों उभरा था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1950 के दशक में जो विकास प्रशासन है वो इसलिए उभरा ताकि उपनिवेशवादी तीसरी दुनिया में तेजी से विकास लाया जा सके। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। और उपनिवेशवादी दुनिया को दोस्तों तीसरी दुनिया के भी देश कहा जाता है, क्योंकि ये बड़े जो है देशों के ब्रिटेन, अमेरिका आदि के उपनिवेश रहे थे। अगला प्रश्न है, लुकिंग ईस्ट यानी पूर्व की ओर देखो नीति का तात्पर्य कैसी विदेश नीति से है? तो सही उत्तर है दोस्तों, लुकिंग ईस्ट या पूर्व की ओर देखो नीति का तात्पर्य ऐसी विदेश नीति से है जिसका झुकाव दक्षिण पूर्व एशिया से है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूर्व की ओर देखो नीति का तात्पर्य ऐसी विदेश नीति जो है इसका झुकाव दक्षिण पूर्व एशिया की ओर है। और 1991 में नरसिम्हा राव सरकार द्वारा ये नीति शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्षता आंदोलन यानी नैम जिसको कहा जाता है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो उत्तर है भारत, यूगोस्लाविया और मिस्र। दोस्तों गुटनिरपेक्षता आंदोलन जो है इसका पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में किया गया था और भारत के प्रधानमंत्री नेहरू, इसके अलावा मिस्र के नासिर और यूगोस्लाविया के टीटो के साथ इंडोनेशिया के सुकार्णो को जो है नाम के प्रमुख आंदोलनकारियों में या उसके शुरुआतकर्ताओं में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लुक ईस्ट पॉलिसी जैसी विदेश नीति की पहल की शुरुआत हुई थी? तो ये थे PV नरसिम्हा राव और 1991 में दोस्तों लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा एक देश बिम्स्टेक जो 1997 में प्रारंभ हुआ था इसका सदस्य नहीं है? ऑप्शन है बांग्लादेश, भारत, थाईलैंड और चीन। तो सही उत्तर है चीन।
दोस्तों चीन जो है ये बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। चीन के बारे में ये है कि ये 1997 में स्थापित बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है और बिम्स्टेक दोस्तों इसके सदस्य देशों में बांग्लादेश, भारत, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान और नेपाल हैं और बिम्स्टेक का जो मुख्यालय है वो ढाका में स्थित है। अगला प्रश्न भारत की विदेश नीति से संबंधित एक कथन है। कहा गया है कि भारत की विदेश नीति पर हिमालय के सीमांत क्षेत्रों के महत्व पर टिप्पणी करते हुए किस नेता ने ये कहा था कि यदि इसका अतिक्रमण किया जाता है तो भारत के मैदानी भाग और सागर पार तक अनावृत हो जाएंगे और तब भारत पर मंडराने वाला खतरा दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी छा जाएगा। ये कथन किसका है? तो ये कथन दोस्तों प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का है, जिन्होंने हिमालय के महत्व को दर्शाते हुए ये टिप्पणी की थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं है? नेतृत्व, राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय संसाधन या दल प्रणाली? तो सही उत्तर है दल प्रणाली। दोस्तों राष्ट्रीय शक्ति किसी राज्य की वह शक्ति होती है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अन्य राज्यों के व्यवहार, कार्य और नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। इसमें दल प्रणाली शामिल नहीं है। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। इसमें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन और उनके आयोजन स्थलों का वर्णन है। देखिए दूसरा शिखर सम्मेलन दोस्तों ये 1964 में काहिरा, मिस्र की राजधानी काहिरा में आयोजित हुआ था 1964 में। तीसरा शिखर सम्मेलन ये लुसाका जाम्बिया में दोस्तों, ये लुसाका जाम्बिया में 1970 में आयोजित किया गया था। चौथा शिखर सम्मेलन 1973 में अल्जियर्स, अल्जीरिया में, तो याद रखिएगा 1973 में। और पांचवा शिखर सम्मेलन गुट निरपेक्ष का ये 1976 में दोस्तों कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित किया गया था। तो ये देखिए ये आपके वर्ष और उनके आयोजन स्थल हो गए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी 4, 3, 2 और 1। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन परंपरागत सुरक्षा के खतरे हैं? कौन गैर परंपरागत सुरक्षा के खतरे हैं? जलवायु परिवर्तन, मादक द्रव्यों की तस्करी, समुद्री लूटपाट और उपरोक्त सभी? तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। दोस्तों ये सभी गैर परंपरागत सुरक्षा के खतरे हैं और सीमा पार आतंकवाद या सीमा पार सुरक्षा, सीमा पर अतिक्रमण, ये सभी परंपरागत सुरक्षा के खतरे हैं, जबकि जलवायु परिवर्तन, मादक द्रव्यों की तस्करी और समुद्री लूटपाट गैर परंपरागत सुरक्षा के खतरे हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने कहा कि विकास प्रशासन एक कार्योन्मुखी और उद्देश्योन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था है? ये प्रश्न आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों विकास प्रशासन एक कार्योन्मुखी और उद्देश्योन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था है। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है ये कथन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक एडवर्ड बिडनर का कथन है। एडवर्ड बिडनर ने दोस्तों अपनी पुस्तक डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में कहा था कि विकास प्रशासन एक कार्योन्मुखी और उद्देश्योन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था है। अगला प्रश्न है नौकरशाही सत्तावाद का प्रचार है किस सत्तावाद का प्रचार है किस शासन का? सैनिक शासन, फांसीवाद, साम्यवाद या निरंकुशवाद? तो सही उत्तर है दोस्तों नौकरशाही सैनिक प्रशासन का जो है प्रचार है। देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये कथन है, नौकरशाही सत्तावाद का प्रचार है, ये सैनिक शासन जो है उसका उत्तर है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43 है आपका। निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने व्हिसल ब्लोअर के संरक्षण की सिफारिश की है? तो सही उत्तर है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2011-12 ने दोस्तों अपनी रिपोर्ट में व्हिसल ब्लोअरों के संरक्षण की सिफारिश की थी और इस आयोग ने सरकार के सभी स्तरों पर देश के लिए एक सक्रिय, प्रतिक्रियाशील, जवाबदेह, सतत प्रशासन के लिए सुझाव देने की जिम्मेदारी दी थी। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो आसान सा प्रश्न है, अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत के प्रतिपादक FW टेलर हैं।
फ्रेडरिक विंसलो टेलर इनका पूरा नाम है। और इनका कहना है दोस्तों कि काम का संबंध पारिश्रमिक से जोड़ देने से कर्मचारी जो है अधिक काम करने के लिए प्रेरित होते हैं, यानी अधिक पैसा कमाने के लिए वे अधिक काम करेंगे। और इसी मान्यता के आधार पर उन्होंने विभेदात्मक वृत्ति पद्धति की अनुशंसा की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़िवादी राजनैतिक विचारधारा का चारित्रिक लक्षण नहीं है? ऑप्शन है सहनशीलता, आज़ादी, कारण या संगठनवाद। तो सही उत्तर है संगठनवाद। दोस्तों, संगठनवाद रूढ़िवादी राजनैतिक विचारधारा का चारित्रिक लक्षण है। और दोस्तों, परंपरागत राजनीतिक विचारधारा संगठनात्मक स्वरूप पर आधारित है। सहनशीलता, आज़ादी और कारण ये रूढ़िवादी नहीं बल्कि आधुनिक या प्रगतिवादी राजनीतिक विचारधारा के लक्षणों में है, जबकि संगठनवाद रूढ़िवादी राजनीतिक विचारधारा का लक्षण है। अगला प्रश्न है, गृह सचिव एन बोहरा की अध्यक्षता वाली भारत सरकार की प्रशासनिक समिति 1993 ने क्या निष्कर्ष निकाला था? तो दोस्तों, एन बोहरा जो हैं गृह सचिव थे, इन्होंने भारत सरकार की प्रशासनिक समिति 1993 में ये निष्कर्ष निकाला था कि राजनीतिज्ञों, अपराधियों और नौकरशाहों के बीच जो साठगांठ है वो भारतीय राजनीति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नौकरशाही और पूंजीवाद राष्ट्रीयता की अवधारणा का सेंट पॉल कौन समझा गया है? नौकरशाही और पूंजीवादी राष्ट्रीयता का अवधारणा का सेंट पॉल किसे माना गया है? तो सही उत्तर है मैक्स वेबर। दोस्तों, मैक्स वेबर जो हैं ये आधुनिक प्रमुख समाजशास्त्री हैं। उन्होंने नौकरशाही का विस्तृत अध्ययन और वर्णन किया है और वेबर को नौकरशाही सिद्धांत के प्रभुत्व के सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न लोक प्रशासन से है कि लोक प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है, ये किसने कहा है? तो सही उत्तर है लोक प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है, ये M.E. डिमाक का कथन है और डिमाक एक अमेरिकी राजनीतिक विचारक रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक निगम का लक्षण नहीं है? वित्तीय स्वायत्तता, कार्मिक स्वायत्तता, न्यायिक स्वायत्तता या प्रशासनिक स्वायत्तता। तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए न्यायिक स्वायत्तता लोक निगम की विशेषता नहीं है, जबकि वित्तीय स्वायत्तता, कार्मिक स्वायत्तता और प्रशासनिक स्वायत्तता ये लोक निगम की विशेषताएं हैं। दोस्तों देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोक निगमों का गठन केंद्रीय या राज्य विधान के विशेष नियमों से होता है। ये मुकदमे दर्ज करा सकते हैं और इन पर भी मुकदमा हो सकता है। अगला प्रश्न है, देखिए नौकरशाही निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार की विशेषता है? एकात्मक, संसदात्मक, संघात्मक या सभी सरकारों की? तो सही उत्तर है नौकरशाही सभी सरकारों में पाई जाती है। और आप जानते हैं नौकरशाही शब्द या ब्यूरोक्रेसी शब्द का सबसे पहले प्रयोग फ्रेंच विचारक विंसेंट डी गोर्ने ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला जज कौन रही हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला जज फातिमा बीबी रही हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है और इन्होंने 1989 में जज के रूप में पदभार ग्रहण किया था 1989 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित देख लेते हैं। आदेश की एकता का सिद्धांत हेनरी फेयोल, ये सही है। नियंत्रण का विस्तार उर्विक, ये भी सही है। पद सोपान मूने, सही है। और प्रदत्तीकरण फेरलहैडी, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। देखिए यहाँ पर सूची 1 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग और उसका क्षेत्र है। दोस्तों तृतीय रिपोर्ट जो है ये संकट प्रबंधन से संबंधित है, तो क्राइसिस मैनेजमेंट ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार रिपोर्ट की तीसरी रिपोर्ट में है। चौथी रिपोर्ट का संबंध शासन में नैतिकता से है, बी का पहला हो जाएगा। पांचवी रिपोर्ट सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित है और छठवीं रिपोर्ट स्थानीय प्रशासन से संबंधित है। तो सही उत्तर 2, 1, 4, 3 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग क्या है? स्टाफ अभिकरण, सूत्र अभिकरण, सहायक अभिकरण, न तो स्टाफ न ही सूत्र अभिकरण। तो दोस्तों नीति आयोग एक स्टाफ अभिकरण है और ये एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी। और स्टाफ जो होता है वो परामर्शदात्री निकाय होता है
जो योजना और नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो नीति आयोग एक स्टाफ अभिकरण है। अगला प्रश्न दोस्तों बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। राजनीति विज्ञान से आयोजित विभिन्न परीक्षाओं जैसे जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि परीक्षाओं में किसने नौकरशाही को महाद्वीपीय उपद्रव बताया है? तो दोस्तों थॉमस कार्लाइल एक विचारक हैं, थॉमस कार्लाइल। इन्होंने नौकरशाही को महाद्वीपीय जंजाल या महाद्वीपीय कंटक की संज्ञा दी है। कार्लाइल एक स्कॉटिश दार्शनिक, लेखक, इतिहासज्ञ, गणितज्ञ और प्राध्यापक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कौन से यूरोपीय विद्वान द्वारा शक्तियों के विभाजन के बारे में अमेरिकी मॉडल को प्रभावित किया गया था? ऑप्शन है आपके जॉन लॉक, इमैनुअल कांट, मॉन्टेस्क्यू और जो है एलेक्स डी टॉकविले। तो सही उत्तर है मॉन्टेस्क्यू। दोस्तों मॉन्टेस्क्यू द्वारा शक्ति पृथक्करण के बारे में अमेरिकी मॉडल को प्रभावित किया गया था और शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो मॉन्टेस्क्यू द्वारा उनकी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज में वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57 है दोस्तों स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए और पंचायतों के निर्वाचन का संचालन करने के लिए किसमें शक्ति निहित की जानी चाहिए? ऑप्शन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य के मुख्य सचिव। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा आपका कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए और पंचायतों के निर्वाचन का संचालन करने के लिए जो शक्ति है वो राज्य निर्वाचन आयोग में होती है और इसकी नियुक्ति राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत करते हैं। अगला प्रश्न है किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी एक पृथक राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर कर आई थी? तो सही उत्तर है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का उदय साम्यवादी दल के उग्रपंथी वर्ग के द्वारा क्रांति के मार्ग को अस्वीकृत कर देने के परिणाम स्वरूप 1964 में हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करना है। देखिए सूची 1 में बीजेपी का गठन है, तो बीजेपी का गठन 1980 में हुआ था। सरकार द्वारा मंडल आयोग की विस्तृत रिपोर्ट स्वीकृत कब की गई थी? तो 1990 में। भारतीय राज्य में प्रथम साम्यवादी सरकार का गठन कब हुआ था? ये 1957 में। और 42वां संविधान संशोधन ये 1976 में पारित हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए 3, 1, 4 और 2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के आगतों और निर्गतों के बीच संबंधों का सूचक है? तो दोस्तों एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के आगत और निर्गत के बीच संबंधों का सूचक अनुक्रियात्मक क्षमता होती है। तो सही उत्तर है अनुक्रियात्मक क्षमता जो है ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के आगतों और निर्गतों के बीच संकट का सूचक है, संबंध का सूचक है। दोस्तों डेविड ईस्टन ने 1953 में अपनी पुस्तक पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में राजनीति विज्ञान में एक समान व्यवस्था सिद्धांत के निर्माण का विचार दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों चुनाव सुधार के लिए भारत में किस वर्ष जगन्नाथ राव समिति का गठन किया गया था? तो सही उत्तर है 1971 में। 1971 में दोस्तों जगन्नाथ राव समिति का गठन चुनाव सुधारों के लिए किया गया था और 1972 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी। अगला प्रश्न है जनतंत्र के बृहद और जटिल समाजों के लिए आधुनिक समय में व्यवहार्य बनाने वाला प्रमुख विचार क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों, सही उत्तर आपका हो जाएगा जनतंत्र के बृहद और जटिल समाजों के आधुनिक समय में व्यवहार बनाने का प्रमुख विचार विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन है। इसमें व्यापक जनता को भागीदारी और जो है सहभागिता का मौका मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों राज्य की विधान परिषद को निम्नलिखित में से किसके द्वारा समाप्त अथवा सृजित किया जा सकता है? तो सही उत्तर है संसद के दोस्तों संबंधित राज्य की विधानसभा की अनुशंसा पर संसद द्वारा। दोस्तों विधान परिषद जो है वो द्वितीय सदन होता है जो है विधानमंडल का और इसका गठन जो है संसद विधान परिषद को विघटित कर सकती है और इसका गठन कर सकती है यदि संबंधित राज्य की विधानसभा इस संबंध में संकल्प पारित करती है। तो अगला प्रश्न है स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है?
तो देखिए, स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य दोस्तों ये अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की तरफ संसद का ध्यान आकृष्ट कराना होता है। तो ऐसा लोक महत्व का मामला, पब्लिक इंटरेस्ट का मामला और किसी लोक महत्व के मामले की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो ये था दोस्तों 7वां संशोधन अधिनियम। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम कब? 1956 में पारित हुआ था और इसमें ये प्रावधान किया गया था कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से कौन से विशेष प्रावधान किए गए हैं? देखिए, लोकसभा और राज्य विधानसभा में सीटों का आरक्षण सही है। केंद्र सरकार द्वारा कल्याण के लिए विशेष अनुदान सही है। सार्वजनिक सेवाओं और रोजगार में सीटों का आरक्षण और शिक्षा संस्थानों में सीटों का आरक्षण। तो दोस्तों, भारत में अनुसूचित जनजातियों के लिए ये सभी प्रावधान किए गए हैं। तो 1, 2, 3 और 4 यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किन विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है? तो देखिए, यहाँ पर संविधान के संघीय प्रावधान इसमें जरूरी है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार इसमें भी जरूरी है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया में भी, और नए राज्यों के निर्माण अथवा राज्यों की सीमाओं और नामों में परिवर्तन, इसके लिए दोस्तों कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक नहीं है। तो सही उत्तर 1, 2, 3 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोहिलो केस। कोहिलो केस भारतीय संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, कोहिलो केस जो है भारतीय संविधान की दोस्तों 9वीं अनुसूची से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, IR कोहिलो बनाम तमिलनाडु राज्यवाद में संविधान के बुनियादी ढांचा को सही ठहराया गया था। अगला प्रश्न है, संप्रभुता के एकल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो सही उत्तर जॉन ऑस्टिन। दोस्तों, जॉन ऑस्टिन को संप्रभुता के एकत्ववादी या एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है और लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस पुस्तक में इन्होंने ये कहा है कि प्रभुसत्ताधारी वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जिसकी आज्ञाओं को अधिकांश समाज स्वभाव से मानता है। अगला प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है दोस्तों। देखिए, किसका संबंध शक्ति अभिजन यानी पावर एलीट की अवधारणा से है? ऑप्शन है आपके पैरेटो, मोस्का, सी राइट मिल्स और कार्ल मनहीम। तो सही उत्तर है शक्ति अभिजन की अवधारणा दोस्तों सी राइट मिल्स द्वारा अपनी पुस्तक द पावर एलीट में, पावर एलीट पुस्तक 1956 में प्रकाशित हुई थी और इसमें उन्होंने शक्ति अभिजन की अवधारणा जो है वर्णित की थी। तो सही उत्तर है शक्ति अभिजन सी राइट मिल से संबंधित है। तो दोस्तों, ये था आज का प्रैक्टिस सेट। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, इसके अलावा LT ग्रेड, TGT, PGT, इन सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही उपयोगी था। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा ताकि आगामी परीक्षाओं में जब ये प्रश्न पूछे जाएं तो आप इनको सही सही अटेम्प्ट कर सकें। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।